चलिए, स्वागत है आपका सुपर 100 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। सेट नंबर 26 पढ़ने वाले हैं आज। इसमें आपको 25 साइंस के क्वेश्चन कराए जाएंगे। एक 25 क्वेश्चन आपके रेलवे के विभिन्न एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ये जितने भी प्रश्न है सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न है, PYQ प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। सीरीज का नाम है दे दनादन ब्रह्मास्त्र। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न एक है, अस्पताल में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन किन गैसों का मिश्रण होता है। तो अस्पताल में जो हम कृत्रिम सांस के लिए जिस ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं उसमें ऑक्सीजन के साथ क्या मिश्रित रहता है। तो ऑक्सीजन के साथ आपका हीलियम गैस मिश्रित रहता है। हीलियम, तो हीलियम गैस, तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को मिश्रित करके कृत्रिम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर में प्रयुक्त किया जाता है। अब समझिए यहाँ 100% ऑक्सीजन क्यों नहीं प्रयोग किया जाता है। तो कहेंगे यदि हम 100% ऑक्सीजन केवल प्रयोग करेंगे तो हमारे भोजन का ब्रेक डाउन तेजी में होगा, जिससे मरीजों को जल्दी जल्दी भूख लगेगा। ठीक है, भोजन का ब्रेक डाउन तेजी में होगा, इसलिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिलाया जाता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन और हीलियम। और जो हीलियम होता है, जो हीलियम गैस होता है तो हीलियम ब्लड में कम घुलनशील होता है, इसलिए आपका भोजन का ब्रेक डाउन करने में थोड़ा समय लगता है। चलिए 2 नंबर प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो पेसमेकर का संबंध किससे है। पेसमेकर क्या है तो कहेंगे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाएगा। ऑप्शन ए है गुर्दा, ऑप्शन बी है दिमाग, ऑप्शन सी है फेफड़ा और ऑप्शन डी है हृदय। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो कहेंगे पेसमेकर का प्रयोग कब किया जाएगा, तो जब हृदय काम करना सुचारू रूप से काम करना बंद कर दे। ठीक है, तो कहें उस समय पेसमेकर का प्रयोग किया जाता है। तो पेसमेकर का काम क्या है तो कहेंगे यह पेसमेकर जो है यह हृदय गति को नियंत्रित करता है। चलिए 3 नंबर प्रश्न है, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है। यानी जो धूप चश्मे होता है, धूप चश्मा, उसकी क्षमता कितना होता है। ऑप्शन ए है 0 डायोप्टर, ऑप्शन बी है 1 डायोप्टर, ऑप्शन सी है 2 डायोप्टर और ऑप्शन डी है 4 डायोप्टर। तो धूप के चश्मे का जो क्षमता होता है 0 डायोप्टर होता है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो ग्लोबल वार्मिंग कौन कौन गैस होते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन सी है जल वाष्प, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो ये जितने भी गैसें हैं ये सब क्या है तो कहिएगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। एक नाइट्रस ऑक्साइड होता है N2O, जिसे लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है, ये भी क्या है तो कहिएगा ये भी आपका ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर, निम्नलिखित में से किसको RBC का कब्रिस्तान कहा गया है। ऑप्शन ए है यकृत को, ऑप्शन बी है अस्थि मज्जा को, ऑप्शन सी है प्लीहा को, ऑप्शन डी है परिशोधिका को। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान कहा गया है। यानी क्वेश्चन पूछेगा RBC का मृत्यु कहाँ होता है। RBC का मृत्यु
मृत्यु कहाँ होगा? तो कहिएगा प्लीहा में होगा। तो प्लीहा में होगा। अब आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? आरबीसी का निर्माण तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा? तो कहिएगा अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का जीवन काल भी पूछा जाता है, जो आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है। ठीक, तो आरबीसी का जो जीवन काल है वो 120 दिन का होता है। तो कितने दिन? तो 120 दिन के बाद आरबीसी का डेथ हो जाता है। कहाँ पे? तो प्लीहा में। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? यदि कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में है तो उसको आकाश कैसा दिखाई देगा? तो ऑप्शन ए है बैगनी रंग का, ऑप्शन बी है लाल रंग का, ऑप्शन सी है नीले रंग का और ऑप्शन डी है काला रंग का। तो अंतरिक्ष यात्री को जो है आकाश काला दिखाई देता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अंतरिक्ष यात्री को अगर हम बात करें कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसा दिखाई देगा? पृथ्वी कैसा दिखाई देगा? तो कहिएगा कैसा दिखाई देगा? तो कहेंगे नीला दिखाई देता है। नीला, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए 7 नंबर प्रश्न है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन था? तो प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक का नाम पूछा है। ऑप्शन ए है लैक्टिक एसिड, ऑप्शन बी है ग्लूकोज, ऑप्शन सी है यूरिया और ऑप्शन डी है यूरिक एसिड। तो प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक आपका यूरिया हो जाएगा। यदि हम यूरिया के रासायनिक सूत्र की बात करें, यूरिया के रासायनिक सूत्र पूछता है, याद कर लीजिएगा। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कहिएगा CH4N2O, CH4N2O। तो CH4N2O ये क्या है? तो यूरिया का रासायनिक सूत्र हो गया। यदि यूरिक एसिड पूछे तो यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कहिएगा C5H4N4O3 ये क्या है? तो कहेंगे यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र है। यदि ग्लूकोज के रासायनिक सूत्र पूछे ग्लूकोज के, तो ग्लूकोज के रासायनिक सूत्र कितना होता है? तो कहिएगा C6H12O6, C6H12O6 ये किसका रासायनिक सूत्र है? तो कहिएगा ग्लूकोज का। यदि लैक्टिक अम्ल के रासायनिक सूत्र पूछे लैक्टिक अम्ल के, तो लैक्टिक अम्ल का रासायनिक सूत्र कितना होता है? तो C3H6O3 ये आपका लैक्टिक अम्ल के रासायनिक सूत्र हो गया। तो रासायनिक सूत्र भी आपको याद होना चाहिए। चलिए 8 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती है? तो मेरुदंड में तंत्रिकाएं कितनी जोड़ी होगी? तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 31 जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती है। चलिए 9 नंबर प्रश्न है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, यानी सोनार का प्रयोग कहाँ पे किया जाएगा? तो सोनार का अगर फुल फॉर्म भी पूछता है तो सोनार के फुल फॉर्म क्या होगा? तो कहिएगा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन
एंड रेंजिंग। तो इस साउंड का फुल फॉर्म हो गया। इसका उपयोग जो है अधिकांशतः उपयोग कहाँ पे होता है, तो कहेंगे नौ संचालक जो होते हैं वो प्रयोग करते हैं। नौ संचालक इसका प्रयोग करते हैं। क्यों प्रयोग करते हैं, तो कहेंगे पानी की सतह यानी समुद्री सतह के नीचे ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने में यानी पता लगाने में जिससे आपका नाव या जहाज सुरक्षित रहे, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नौ संचालकों के द्वारा सोनार का अधिकांशतः प्रयोग किया जाता है। चलिए, आप लोग के लिए मोटिवेशन है जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाएगा। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया। तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया, ऑप्शन ए है अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन बी है जेम्स सिमोन्स, ऑप्शन सी है पीटर हाइग्रीव्स और ऑप्शन डी है डनलॉप। तो डायनामाइट का आविष्कार किए थे, कौन किए थे, तो अल्फ्रेड नोबेल किए थे। कब किए थे, तो कहिएगा 1867 में किए थे। 1867 ईस्वी में डायनामाइट का आविष्कार किए थे। चलिए, 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। यानी कौन प्रोटीन का सबसे ज्यादा स्रोत वाला है। ऑप्शन ए है उड़द, ऑप्शन बी है चना, ऑप्शन सी है मटर और ऑप्शन डी है सोयाबीन। तो इन चारों में सबसे ज्यादा सोयाबीन में आपको प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 12 नंबर प्रश्न है, उबलते जल के अपेक्षाकृत भाप से हाथ अधिक जलता है, क्यों। क्वेश्चन है कि उबलते जल के अपेक्षाकृत भाप से अधिक आपको जलन महसूस होगा, ऐसा क्यों होता है। यदि आप देखे होंगे कि अगर खौलते हुए पानी में आप अगर हाथ डाल रहे हैं तो उतना हाथ नहीं जलेगा जितना कि आपका हाथ जलेगा किससे, तो कहेंगे कि जो उसके भाप से। ठीक है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों, तो कहेंगे भाप में गुप्त ऊष्मा पाया जाता है। भाप में क्या पाया जाएगा, तो कहेंगे गुप्त ऊष्मा पाया जाता है, ऊष्मा पाया जाता है। ये गुप्त ऊष्मा क्या है, तो कहिएगा ये जो गुप्त ऊष्मा होता है ये पदार्थ के अवस्था परिवर्तन यानी एक अवस्था से दूसरे अवस्था में ये जो गुप्त ऊष्मा है तो ये नियत रहता है, जिसके कारण क्या होगा, तो कहेंगे इसके कारण आपको ज्यादा जलन महसूस होगा। ठीक है, तो ज्यादा जलन महसूस होगा। ठीक है, अभी मुक्त ऊर्जा के रूप में ये जो है गुप्त ऊष्मा, ये आपको मुक्त ऊर्जा के रूप में ताप को बदले बिना होता है, यानी तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, तो कहेंगे भाप से गुप्त ऊष्मा होता है, भाप में गुप्त ऊष्मा होता है, जिसके कारण जलन महसूस होगा अधिक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर, निम्नलिखित में किस रेडियोधर्मी तत्व के भारतवर्ष में बड़े भंडारण पाए जाते हैं।
तो ऑप्शन ए है रेडियम, ऑप्शन बी है थोरियम, ऑप्शन सी है प्लूटोनियम और ऑप्शन डी है यूरेनियम। तो थोरियम ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, थोरियम। यदि थोरियम की बात करें ना, तो थोरियम भारत के केरल राज्य में, भारत के केरल राज्य के तटीय क्षेत्र के मोनाजाइट रेत में पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा। यदि थोरियम के संकेत पूछे तो TH कहिएगा, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है तो कहिएगा एटॉमिक नंबर जो होता है वो आपको 92 होता है, यानी 90 होता है, 90। थोरियम के एटॉमिक नंबर 90 होता है। चलिए 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी कीट नहीं है? तो इसमें से कौन सा कीट नहीं है? ऑप्शन ए है तितली, ऑप्शन बी है तिलचट्टा, ऑप्शन सी है मच्छर और ऑप्शन डी है मकड़ी। तो मकड़ी जो है ना कीट प्रजाति में नहीं आता है, इसको एराकिंडा वर्ग में रखा गया है, एराकिंडा वर्ग के सदस्य है। एराकिंडा वर्ग का ही सदस्य है कौन? तो मकड़ी। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, जो कीट वर्ग का नहीं है। चलिए 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? यानी ऊष्मा का सबसे अधिक चालक कौन है? ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है पारा, ऑप्शन सी है लकड़ी और ऑप्शन डी है चमड़ा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो पारा होता है, पारा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है। ठीक है, सर्वोत्तम चालक होता है। अब देखो होइएगा, जो पारा होता है, पारा, तो पारा का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो थर्मामीटर में करते हैं। तो थर्मामीटर में आपका प्रयोग होता है पारा का, जो आपके बॉडी के टेम्परेचर जैसे ही आप अपने बॉडी में इसको टच कीजिएगा थर्मामीटर को, तो इसका पारा ऊपर जाने लगता है, यानी टेम्परेचर बताने लगता है कि आपको कितना फ़ारेनहाइट आपका बॉडी का टेम्परेचर है। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? उत्परिवर्तन। ठीक, तो ऑप्शन ए है हेक्सेल ने, ऑप्शन बी है डार्विन ने, ऑप्शन सी है लैमार्क ने और ऑप्शन डी है ब्रिज ने। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि डार्विन की बात करें तो इन्होंने विकासवाद के सिद्धांत दिए थे, विकास का सिद्धांत दिए थे डार्विन। ठीक है, चलिए 17वां प्रश्न है, पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? ठीक है, तो इकोलॉजी का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है चिड़िया, ऑप्शन बी है कोशिका संरचना, ऑप्शन सी है शरीर संरचना और वातावरण, जो ऑप्शन डी है तंतु। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि इकोलॉजी की बात करें, पारिस्थितिकी की बात करें हम, तो इसको के दो घटक में इसको बांटा गया है। दो घटक होते हैं इसके घटक, एक को बोला जाता है जैविक, एक को बोला जाएगा जैविक घटक और दूसरे को बोला जाएगा अजैविक घटक। यदि हम जैविक घटक की बात करें तो सभी जीव जंतु पेड़ पौधे, सभी जीव जंतु पेड़ पौधे ये आपका
जैविक घटक हुए, जबकि अजैविक घटक की बात करें हम तो अजैविक घटक में क्या कहिएगा, तो कहिएगा प्रकाश, ताप, पानी, सब क्या है, प्रकाश, तापमान, पानी, ये सब क्या है, तो कहिएगा अजैविक घटक के उदाहरण है। ठीक है, चलिए 18 नंबर प्रश्न है, दूध से क्रीम निकाल लेने पर दूध का घनत्व में क्या परिवर्तन आता है। तो जब भी हम दूध से क्रीम निकाल लेंगे तो दूध का घनत्व जो है ये क्या होगा, तो घनत्व बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यदि कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि दूध से क्रीम निकालना किस सिद्धांत पर कार्य करता है या कौन बल लगता है, तो दूध से दही निकालना, दूध से क्रीम निकालना तो कहिएगा अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। ठीक, तो अपकेंद्रीय बल जो है ये आपको बाहर की तरफ लगता है। ठीक है, बाहर की तरफ लगता है, जिसके कारण क्या होता है, दूध से क्रीम अलग हो जाता है। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए है चांदी, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है लेड और ऑप्शन डी है मैग्नीशियम। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, तांबा। यदि कॉपर की बात करें तो तांबा का संकेतिक क्या होता है, तो कॉपर, Cu, इसका एटॉमिक नंबर होता है 29। यदि हम चांदी की बात करें तो चांदी का एटॉमिक नंबर होता है 47। ठीक है, यदि लेड की बात करें तो लेड का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो कहिएगा 82। और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। तो ये आपको याद होना चाहिए। चलिए 20 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से माइक्रोकोन्डिया की खोज किसने किया था। तो माइक्रोकोन्डिया की खोज किसने किया था। ऑप्शन ए है अल्टमैन, ऑप्शन बी है डी डुबे, ऑप्शन सी है प्लेड और ऑप्शन डी है बोवरी। तो अल्टमैन ने माइक्रोकोन्डिया की खोज किया था, जबकि नामकरण किसने किया माइक्रोकोन्डिया का, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। माइक्रोकोन्डिया के नामकरण किसने किया, तो याद रखिएगा बेंडा ने किया था। बेंडा किसने किया, तो बेंडा ने किया था। चलिए 21 नंबर प्रश्न है, घोड़ा यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो घुड़सवार के गिरने की आशंका का कारण क्या है। ठीक है, यदि घोड़ा एकाएक दौड़ना शुरू कर दे, चलना प्रारंभ कर दे, तो जो घुड़सवार हैं उनके गिरने का कारण क्या हो सकता है, तो कहेंगे विराम जड़त्व के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, विश्राम जड़त्व के कारण। ठीक है, गिरने की संभावना रहती है। चलिए 22 नंबर प्रश्न है, टाइटेनियम किसका समस्थानिक है। तो टाइटेनियम किसका समस्थानिक है, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। यदि हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक, 3 समस्थानिक। एक को कहेंगे प्रोटियम, दूसरे को कहते हैं ड्यूटेरियम, और तीसरे को कहा जाता है ट्राइटियम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन। चलिए 23 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो कौन सा पृथ्वी का विशाल पारिस्थितिकी तंत्र है। तो ऑप्शन ए है जलमंडल, ऑप्शन बी है स्थल मंडल, ऑप्शन सी है जल मंडल और जीवमंडल और ऑप्शन डी है बायोम। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो जल मंडल है ना, ये पृथ्वी पर 71% भाग है। ठीक है,
जलमंडल पृथ्वी का 71% भाग है, जो सबसे विशाल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है C3H8। C3H8 जो है ये आपका प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। यदि CH4 की बात करें तो ये कहिएगा ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र होता है। ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4 जो है क्या है? तो ब्यूटेन का मीथेन का, ब्यूटेन लिखा गया, मीथेन का रासायनिक सूत्र, मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है कितना? तो CH4 होता है। यदि C4H10 की बात करें, C4H10 की बात करें तो ये आइसोब्यूटेन का रासायनिक सूत्र होता है। किसका होगा? तो कहिएगा आइसोब्यूटेन का रासायनिक सूत्र होता है C4H10। यदि C2H6 के बात करें तो इथेन का रासायनिक सूत्र होता है। किसका? तो कहिएगा इथेन का रासायनिक सूत्र कितना? तो कहिएगा C2H6। चलिए 25 नंबर प्रश्न है, विश्व का एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है उसका नाम क्या है? तो विश्व का एक पक्षी जो पीछे की तरफ उड़ता है उसका नाम है गुंजन पक्षी या हमिंग बर्ड। गुंजन पक्षी कहिए या हमिंग बर्ड कहिए। ये पक्षी का फोटो है जो पीछे की तरफ उड़ने वाला पक्षी है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाएगा? तो कहिएगा ये उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है। ये पक्षी, गुंजन पक्षी कहाँ पाई जाएगी? तो उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है। ठीक, तो 25 क्वेश्चन